स्वागत है दोस्तों आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करेंगे कि झारखंड में जो भूमि संबंधित विभिन्न कानून हैं, जैसे कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, विल्किंस रूल 1833 और पेशा कानून 1996। और मैंने बताया था कि ये चार जो टॉपिक है, इससे आपका पेपर 1 और पेपर 2 में मिला करके टोटल 20 क्वेश्चन आ जाएंगे इसी से। तो बहुत ये इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं आपको 4 महीने पहले ही इस पे वीडियो बनाकर बता दिया था कि आप लोग इसका डिटेल में अध्ययन कर लें, क्योंकि ये जो टॉपिक है चारों बहुत डिटेल्ड टॉपिक है। ठीक है। पहला और दूसरा जो है ये सब डिटेल्ड टॉपिक है। ठीक है। बहुत सारे इसमें धाराएं रहती हैं, वो आप लोग को देखना पड़ता है। बहुत सारा इसमें जानकारी रहती है, टेक्निकल शब्द आपको समझने पड़ते हैं। तो अगर इसका एक क्लास मैं लूँ तो इसका क्लास मुझे लेने में करीब 14 दिन लगेंगे। इसके अगर क्लास लूँ तो इसका 8 दिन लगेंगे, और इसका 3 दिन, और इसका भी 3 दिन। तो इस तरह से करके ये पूरा जो झारखंड भूमि संबंधित कानून है, करीब 1 महीने का ये क्लास रहता है। और ऑनलाइन इतना पॉसिबल नहीं है, उतना मज़ा नहीं आता है इसका क्लास करवाने में। ठीक है। तो ये ऑफलाइन ही है, और चूँकि कोरोना वगैरह का जो काल था उसमें छात्र अधिकतर कोचिंग बंद हो गए थे, तो छात्रों ने इस बार सेल्फ स्टडीज़ ज़्यादा की होगी, और उम्मीद करते हैं अच्छे से की होंगी। तो किए होंगे आप लोग। तो यहाँ पे जो था, मैंने पहला जो था वो करवा दिया हूँ। पहला हमारा कंप्लीट हो चुका है शॉर्ट में रिवीजन। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप लोग इसको देख सकते हैं। आज हम इस वीडियो में दूसरा नंबर टॉपिक है संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम। आज इसका पूरा हम डिटेल देख लेंगे। ठीक है। और उसके बाद विल्किंस रूल का डाल देंगे और पेशा कानून का डाल देंगे। तो ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। 20 क्वेश्चन आप लोग का कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। और ये सब का एक बार बोल दूं कि ये सब का जो मेरा है, अब जो है पीडीएफ नहीं जाएगा। ठीक है। टेलीग्राम में अब आपको केवल वीडियो देख कर ही समझना पड़ेगा। ठीक। क्योंकि पीडीएफ वगैरह जो है, आप लोग जानते हैं कि हमारे जो पेड मेंबर है उनके लिए ये सब स्टडी मटेरियल तैयार किया जाता है। मतलब तैयार क्या किया जाता है, जैसे बहुत सारे महंगे इंस्टीट्यूट है, कोचिंग है, बहुत सारे छात्र जानते ही हैं कि इतने पैसे नहीं दे पाते हैं। टेस्ट सीरीज के पैसे, पढ़ाई के पैसे, ट्यूशन फी के पैसे। बहुत सारे लोग हैं जो गरीबी रेखा से नीचे भी बसर करते हैं, उनका सपना रहता है कि वो भी अधिकारी बने। तो इस वजह से ये जो है, ये सब पीडीएफ वगैरह जो है उन लोगों के लिए शुरू किया गया था शुरुआत में ही, पिछले ही साल। केवल 50 रुपीज़ वन टाइम पेमेंट लिया गया था। और 50 रुपया में ही उन्हें पूरे, जब तक जेपीएससी का एग्ज़ाम नहीं होता तब तक उन लोग को सर्विस दिया जा रहा था 50 रुपये में ही, सारा टेस्ट सीरीज वगैरह, सारा कुछ स्टडी मटेरियल। लेकिन जब लॉकडाउन वगैरह कोरोना आ गया 2020 में, तो सभी लोगों के लिए मुफ्त कर दिया गया था। ठीक है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा सा एडजस्ट कीजिएगा। अब जो है, आप लोग हमारे इस वीडियो के माध्यम से कुछ दिन पढ़ लीजिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम भी कम है। और इसमें क्या होता है कि आपको देख कर भी और हम जो बोल रहे हैं वो भी सुन करके ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है। तो ये ज़्यादा फायदेमंद होता है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें, शुरू से लेके लास्ट तक। तो चलिए, पहला टॉपिक कंप्लीट हो चुका है, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, देख लीजिए। हम दूसरे नंबर टॉपिक पे आ रहे हैं, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949। तो ये जो झारखंड के भूमि कानून है, इसको समझने से पहले कुछ टेक्निकल टर्म है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो चलिए, यहाँ पे हम लोग इसका टेक्निकल टर्म पहले देख लेते हैं। देखिए, झारखंड के इतिहास के अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि प्राचीन काल से मध्यकाल तक इस क्षेत्र में लोग प्रकृति के साथ शांतिपूर्ण रह रहे थे। मुगल काल में झारखंड क्षेत्र में कुछ संकट उठे, लेकिन यह संकट मूल रूप से इस क्षेत्र के शासकों के लिए थे। अर्थात मुगल काल में भी इस क्षेत्र के आम लोगों का जीवन अशांत नहीं हुआ था, यानी कि शांति बना हुआ था। झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों के आगमन ने यहाँ के आम जनजीवन की आधारभूत संरचना तथा शांति को संकट में डाल दिया। यानी कि जो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ वो अंग्रेजों के आगमन से शुरू हो गया। इसके बाद कहा जा रहा है कि मुगल के पूर्व छोटा नागपुर राजाओं के काल में भूमि के प्रकार जो थे, तो यहाँ पे से इंपॉर्टेंट तथ्य शुरू हो जा रहे हैं। देखिए, मुगल के पूर्व छोटा नागपुर राजाओं के काल में भूमि के कुछ प्रकार थे, जो इस प्रकार हैं। खूंटकटी भूमि था, भूईहरी भूमि था, जोत था, रैयत भूमि, पुश्तैनी भूमि, बुमकिसी खेत, बाइबुल खेत, भेंट खेता खेत इत्यादि। तो ये सब थे। इसका टर्म हम एक एक करके समझेंगे नीचे, इस सब का मतलब क्या होता था, और जो कि आपको
आंसर करने में आसानी होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं जान रहे हैं लेकिन आप टेक्निकल टर्म समझ रहे हैं तो भी आपको ऑप्शन से आंसर देने में आसानी होगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट है, मुगल शासन काल में झारखंड क्षेत्र में भूमि के प्रकार यानी कि मंझियस, राजहंस, इसको राजहंस भी कभी कभी बोला जाता है, छत्तीसा, उटकर, कोड़कर और भेंट खेता, ये सब थे। ये सब मुगल शासन काल में झारखंड क्षेत्र में भूमि के प्रकार थे। ये टॉपिक हो जाएगा। उसके बाद संथाल परगना से हम आपको 45 क्वेश्चन ऐसा देंगे जिससे आने की ज़्यादा संभावना रहेगी कि उसी 45 में से कोई क्वेश्चन आएगा। तो आप लोग लास्ट तक इसका वीडियो देखें, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये वीडियो। चलिए यहाँ पे अब देख लेते एक एक करके भूमि का जो है प्रकार। खूंटी कटी किसको कहते हैं? तो खूंटी कटी क्या था? तो ये मुंडाओं द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई मूल कृषि भूमि को खूंटी कटी कहते थे। ऐसे भूमि के मालिक तथा उत्तराधिकारी को खूंट कटीदार कहा जाता था। नेक्स्ट है ये भूईहरी भूमि। ये उरांव द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई मूल कृषिगत भूमि थी। ऐसे भूमि के मालिक तथा उत्तराधिकारी को भूईहर खूंट कहा जाता था। तो ये दोनों में डिफरेंस आप लोग समझ गए। भूईहरी उरांव द्वारा और खूंट कटी मुंडाओं द्वारा जंगल साफ कर बनाई गई कृषिगत भूमि थी। अब आइए जोत में। जोत बोल रहा है कि गांव के महतों द्वारा कृषि योग्य भूमि का वितरण गांवों के परिवारों में किया जाता था और यह वितरण मौखिक होता था। ऐसे वितरित भूमि को जोत कहा जाता था और भूमि वितरण की पद्धति को गोती कहा जाता था। जोत का लगान किसान 4 किस्तों में चुकाता था। ये 4 किस्त होते थे, माघी यानी कि माघ में, हाकिमी यानी कि चैत में, और यहाँ पे पुबोती यानी आषाढ़ में तथा पेंचा आषाढ़ में ही। तो ये 4 किस्त में ये चुकाया जाता था। नेक्स्ट है ये पुश्तैनी। खूंटी कटी, भूईहरी, जोत, जो कि तीनों का भी वर्णन मैं कुछ देर पहले कर चुका हूं। तो खूंटी कटी, भूईहरी, जोत के अतिरिक्त यानी इसको छोड़ करके ऐसी भूमि जिस पर पीढ़ी दर पीढ़ी अधिकार बना हुआ था, पुश्तैनी भूमि ही बुमकिसी खेत या बाईकुल खेत तथा भेंट खेता भूमि के रूप में भी बटा होता था। अब उसमें आइए, बुमकिसी खेत क्या होता था? तो पुश्तैनी भूमि के वन वाले भाग पर जब रैयत का मजदूर जंगल साफ कर खेत बना लेता था तो उस खेत को बुमकिसी खेत कहा जाता था और इस पर लगान नहीं लगता था। नेक्स्ट बाइबुल खेत में आइए। बाइबुल खेत क्या होता था कि पुश्तैनी भूमि के दलदली हिस्से को जब कृषि योग्य बना लिया जाता था तो ऐसे खेत को बाइबुल खेत कहा जाता था। दलदली हिस्से वाले को बाइबुली खेत। नेक्स्ट आइए, भेंट खेता भूमि। भेंट खेता भूमि ये सब पुश्तैनी भूमि का ही हिस्सा है। तो ये पुश्तैनी भूमि का वह हिस्सा जिसे मालिक अपने बेगारी करने वालों को देता था उसे भेंट खेता भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट आइए मंझियस में। मुगल काल में जिस भूमि पर पढ़ा राजा का विशेष अधिकार होता था उसे मंझियस कहा जाता था। नेक्स्ट आइए राजहंस में या राजहंस। ये भूईहर, पाहन, पुजारी, देवस्थल को दी गई भूमि के बाद जो बची हुई भूमि होता था जिसका कर राजा लेता था को राजहंस भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट आइए छत्तीसा में। तो राजहंस भूमि का वह हिस्सा जो दोन और पूरक टाण भूमि होती थी उसे छत्तीसा भूमि कहा जाता था और छत्तीसा भूमि पर लगान ऊंचा होता था। इसका लगान नगद देना होता था। ऐसी भूमि पर उच्च लगान के अतिरिक्त बेगारी भी देनी पड़ती थी। नेक्स्ट आइए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उठकर और कोड़कर, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ऐसे तो इंपॉर्टेंट तो इसमें सभी है, ठीक है। तो यहाँ पे उठकर में देखिए, राजहंस भूमि का वह हिस्सा जो निम्न दोन भूमि थी उसे उठकर भूमि कहा जाता था और उठकर भूमि पर फसल उपजने के बाद कर दिया जाता था, ठीक है। और उठकर भूमि का कर छत्तीसा भूमि की तुलना में आधा होता था। नेक्स्ट आइए कोड़कर, इंपॉर्टेंट है। राजहंस भूमि का वह हिस्सा जो ऊंचा या वन क्षेत्र था उसे कृषि योग्य बनाने पर उसे कोड़कर भूमि कहा जाता था। कोड़कर भूमि पर आरंभ के 3-4 वर्षों तक कर नहीं लगता था और 3-4 वर्ष के बाद कोड़कर भूमि का कर छत्तीसा भूमि के कर का आधा होता था। नेक्स्ट आइए भेंट खेता। तो भेंट खेता में मंझियस भूमि यानी कि पढ़ा राजा के सीधे अधीन भूमि जो होती थी उसको मंझियस भूमि कहते थे, पर काम करने के एवज में राजा काम करने वालों को कुछ भूमि उपहार स्वरूप देता था।
ऐसी भूमि को भेंट खेता भूमि कहा जाता था और भेंट खेता भूमि कर मुक्त भूमि होती थी। इसी में ये इलाहाबाद संधि 1765 ईस्वी से बिहार, बंगाल एवं उड़ीसा की जो दीवानी थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को प्राप्त हो गई थी और इस प्रकार 1765 ईस्वी में झारखंड क्षेत्र भी ब्रिटिश शासन के अधीन आ गया था। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और झारखंड क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन सन 1765 ईस्वी के बाद ही हुआ। इसी संधि के पश्चात, इलाहाबाद संधि के पश्चात फिर झारखंड का क्षेत्र में अंग्रेजों का आगमन हुआ था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट है ये बोला अंग्रेजों के छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन के समय मुंडाओं के राजा, जिन्हें खुखरा राजा कहा जाता था, का राज्य था। तो पूछ सकता है कि अंग्रेजों का जब छोटा नागपुर क्षेत्र में आगमन हुआ उस समय किनका राजा हुआ करता था? तो ये हो जाएगा मुंडाओं का राजा, जिसे खुखरा राजा कहा जाता था। अब झारखंड संबंधित कानून से, भूमि संबंधित कानून से कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य उसको देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम संथाल परगना एक्ट में आएंगे। ठीक है, चलिए। यहाँ पे बोला कि 1787 ईस्वी में छोटा नागपुर के राजा ने ब्रिटिश कंपनी के शासन को यह गारंटी दिया कि यदि वह कंपनी को राजस्व चुकाने में असफल रहेगा तो कंपनी शासन उसके राज्य के पूर्ण या आंशिक हिस्से को नीलाम कर सकेगी। और वहीं पे 1765 ईस्वी से 1789 ईस्वी तक कंपनी ने झारखंड क्षेत्र में राजस्व व्यवस्था को नए रूप में स्थापित करने का प्रयास किया। नेक्स्ट है ये जो कि अब इम्पोर्टेंट होने वाला है तथ्य। यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि आरंभ में अंग्रेजों ने झारखंड क्षेत्र में राजस्व संग्रह के लिए भारतीय एजेंटों यानी कि अमील को नियुक्त किया था। उस समय इस क्षेत्र का मुख्यालय जो था मुर्शिदाबाद रखा गया था, जो कि पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट बोल रहा है कि बाद में प्रत्येक जिले में कलेक्टर की नियुक्ति की गई, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कलकत्ता के नियंत्रण में होते थे। उसका 1789 ईस्वी में झारखंड के चुटिया नागपुर के राजा के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा प्रेजेंट फुटिंग पद का प्रयोग किया गया। तो यहाँ पे पूछता है कि प्रेजेंट फुटिंग पद का प्रयोग किसके लिए किया गया था? तो झारखंड के चुटिया नागपुर के राजा के लिए ब्रिटिश शासन द्वारा 1789 ईस्वी में। नेक्स्ट है ये 1793 ईस्वी में झारखंड के रामगढ़ के पहाड़ी क्षेत्र में अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया गया। तो ये पहली बार 1793 में ये लागू किया गया था। तो पूछेगा कहाँ अस्थाई बंदोबस्त रेगुलेशन एक्ट लागू किया था झारखंड में पहली बार? तो रामगढ़ में 1793 ईस्वी में। नेक्स्ट जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। बोला 1809 ईस्वी में रामगढ़ क्षेत्र में अंग्रेजों द्वारा पहली बार थाना व्यवस्था लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट है झारखंड क्षेत्र में पहली बार 1824 ईस्वी में रैयतों के अधिकार को अंग्रेजी शासन ने स्पष्ट किया। नेक्स्ट बोला झारखंड क्षेत्र में 19वीं सदी में हुए जनजातीय विद्रोह में 1831-32 ईस्वी का कोल विद्रोह पूछता है कि कोल विद्रोह कब हुआ था? तो याद लिखिएगा 1831-32 में, और 1895 से 1900 के बीच बिरसा विद्रोह प्रमुख स्थान रखते हैं। तो ये हुआ था। नेक्स्ट बोला कि 1834 ईस्वी में छोटा नागपुर क्षेत्र में विल्किंसन कानून लागू किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका हम नेक्स्ट वीडियो में इस पे टॉपिक बना देंगे। इसमें टोटल 31 कानून थे, वो सभी का हम वर्णन इसमें देख लेंगे जब ये वीडियो अपलोड करेंगे जल्द ही, कल या देखते हैं कल ही अपलोड करेंगे। तो कल ये अपलोड हो जाएगा विल्किंसन और पेशा कानून। ठीक है। तो अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट बोला कि जनजातीय समुदाय की भूहरी भूमि तथा जमींदारों की मझियस भूमि को चिन्हित करने के लिए ब्रिटिश शासन ने सन 1862 ईस्वी में बाबू राखाल दास हल्दर के नेतृत्व में भूहरी सर्वे आरंभ कराया और यह सर्वे 1869 ईस्वी तक चला। तो 1862 ईस्वी में शुरू किया और 1869 तक चला। और आपको पहले मैंने बता दिया कि भूहरी भूमि और मझियस भूमि क्या होता है, इसीलिए मैंने शुरुआत में ही सभी भूमि के प्रकारों का वर्णन कर दिया ताकि आप लोग को आगे समझने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट आइए 1869 ईस्वी तक बाबू रखाल दास हल्दर के नेतृत्व में रांची क्षेत्र में 2482 गांवों में भूहरी सर्वे किया गया। नेक्स्ट आइए बोला ब्रिटिश शासन के एक लंबे समय तक लगान संबंधी विवादों की सुनवाई का अधिकार जिला कलेक्टर को था, लेकिन छोटा नागपुर भू धृति अधिनियम 1869 के द्वारा यह अधिकार दीवानी अदालतों को प्रदान कर दिया गया। नेक्स्ट जो है वो इंपॉर्टेंट है, छोटा नागपुर के कमिश्नर
फोर्बस की सिफारिश पर ब्रिटिश शासन ने लिस्टर और जॉन रीड को रांची जिले में भूमि की माप और भू बंदोबस्ती का कार्य सौंपा और यह कार्य 1902 ईस्वी से लेकर 1910 तक चला। इस कार्य के द्वारा रांची क्षेत्र में मुंडा जनजातियों की जमीन संबंधित रिकॉर्ड यानी कि खतियान तैयार किया गया था। और झारखंड क्षेत्र के भूमि संबंधित कुछ प्रमुख अधिनियम है, जैसे छोटा नागपुर भूधृति अधिनियम 1869, उसका छोटा नागपुर भूस्वामी एवं काश्तकारी प्रक्रिया अधिनियम 1879, बंगाल काश्तकारी अधिनियम, उसके बाद छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908, इसी को सीएनटी बोलते हैं, और संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949, इसको एसपीटी बोलते हैं। तो ये मेन है, इसमें ये ही दो टॉपिक मेन है, ठीक है। इसी का हम बात कर रहे हैं, तो इसका तो मैंने कंप्लीट करवा दिया है, क्लास इसका ले चुका हूँ, वीडियो भी अपलोड हो चुका है इसका। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका भी दे दूंगा। हम इस वीडियो में आज संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आ जाते हैं संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम की पृष्ठभूमि में। तो यहाँ पे एक चीज आप लोग देख लें इसका, ठीक है, कि संथाल परगना एक्ट का संबंध मूल रूप से संथाल परगना से है। और इस क्षेत्र में कौन कौन से जनजाति आ जाते हैं, तो इस क्षेत्र में संथाल, बाउरी, डोम, हाडी, कोल, कोरा, महली, रजवार जैसी जातियां इसमें आती हैं, ठीक है। और यहाँ के प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र ग्राम समुदाय का प्रधान अर्थात मांझी होता है, जबकि मांझियों के बीच सर्वोच्च राजा दिसुम कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये सब आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था का मुख्य केंद्र ग्राम समुदाय का प्रधान, जिसको कि मांझी कहते हैं, वो होता है, जबकि मांझियों के बीच एक सर्वोच्च राजा होता है जिसे हम लोग दिसुम कहते हैं। और यहाँ की ग्राम सभा मोड़े होर कहलाती है। ग्राम सभा क्या कहलाती है, तो मोड़े होर कहलाती है, जो ग्रामीण विवादों का निपटारा, लिंग संबंधित आचरण, विवाद परंपरा को निर्देशित करता है। नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट है ये, संथालों की पारंपरिक व्यवस्था में प्रभावशाली हस्तक्षेप भारत में अंग्रेजी शासन के विस्तार के दौरान देखने को मिला। और संथाल परगना बंगाल का हिस्सा था, और बंगाल जो था वो 1793 में प्रत्यक्ष रूप से अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया, तथा 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की सरकार ने बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त यानी कि परमानेंट सेटलमेंट लागू किया। और इसे कानून को लागू होने के बाद भूमि संबंधित मालिकाना अधिकार में एक बड़ा परिवर्तन हुआ, जिसमें जमीन के मालिक जमींदार बने, जो लगान न देने पर किसी व्यक्ति को पुश्तैनी जमीन से बेदखल कर सकते थे। इससे संथाल परगना में माझी परगनैत व्यवस्था पहले आर्थिक रूप से चरमराई, और जब जमींदारों को इस क्षेत्र में प्रशासनिक अधिकार मिले तो इससे अंग्रेजी सैनिक कमांडरों ने लागू किया था, तो माझी परगनैत व्यवस्था अस्तित्वहीन हो गई। परिणामतः इस क्षेत्र में असंतोष उभरा, जिसके कारण इस क्षेत्र में विद्रोह भड़क गया। और इसी विद्रोह के कारण ही अंग्रेजों को प्रशासनिक व्यवस्था में कुछ परिवर्तन करने के लिए बाध्य होना पड़ा, जिसमें 37वें अधिनियम 1855 के तहत संथाल परगना को नॉन रेगुलेशन जिला घोषित किया गया तथा इसका नामकरण भी किया गया। साथ ही माझी परगनैत व्यवस्था को मंजूरी दे दी गई। तो ये इंपॉर्टेंट है, 37वें अधिनियम 1855 के तहत, ठीक है। उसके बाद ये दूसरा में, फिर इस क्षेत्र में शांति के लिए अंग्रेजी सरकार में संथाल परगना बंदोबस्त विनियमन 1872 पारित किया गया, जो 12 मार्च 1872 को पारित हुआ, लेकिन इसके प्रभावी होने की तारीख 1 मई 1872 है। उसके बाद आइए, आज़ादी के बाद संथालों की समस्याओं के समाधान के लिए संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध 1949 पारित किया, जो कि एसपीटी एक्ट का मौलिक रूप है। और इसी में संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 पारित किया गया, जिसमें 1949 के कानूनों में कुछ संशोधन किए गए थे। और संथाल परगना भूधारण अनुपूरक नियमावली 1950 में अगर टोटल मिला दें तो इसमें कुल 9 अध्याय तथा 72 धाराएं हैं। जनरली बोला जाता है कि संथाल परगना जो एक्ट है, एसपीटी है, एसपीटी एक्ट का जो है उसमें 9 अध्याय और टोटल 72 धाराएं होते हैं, ठीक है। और इसमें महत्वपूर्ण कुछ तथ्य हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। इसमें महत्वपूर्ण तथ्य है, हम लोग देखते हैं क्या बोल रहा है, ठीक है। हाँ, तो इसमें बोला कि 1874 में संथाल परगना क्षेत्र को अनुसूचित जिला अधिनियम से जोड़ा गया।
तो क्वेश्चन पूछता है कि संथाल परगना क्षेत्र को प्रथम बार कब अनुसूचित जिला अधिनियम से जोड़ा गया? तो 1874 ईस्वी में। नेक्स्ट है, भारत सरकार 1935 की धारा 92 के तहत संथाल परगना जिला अंशतः वर्जित क्षेत्र घोषित किया और 1950 में से भारतीय संविधान की अनुसूची 5 के तहत अनुसूचित क्षेत्र में शामिल किया गया। और हालांकि इसमें संथाल परगना के देवघर और गोड्डा जिला इसमें शामिल नहीं है, तो ये दोनों को छोड़ करके बाकी सभी जिले को शामिल किया गया था। नेक्स्ट आई 1973 में इसमें संशोधन हुआ और गोड्डा जिला के वनचरीजोर एवं सुंदर पहाड़ी प्रखंड अनुसूचित क्षेत्र में शामिल कर लिए गए। स्मरण रहे कि अनुसूचित क्षेत्र में किसी प्रकार का संशोधन विधानमंडल तथा राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता होती है। तो जो भी क्षेत्र 5वीं अनुसूची में शामिल रहता है उसमें अगर किसी तरह का संशोधन किया जाएगा तो उसमें विधानमंडल तथा राज्यपाल के साथ साथ राष्ट्रपति के अनुमोदन की आवश्यकता पड़ती है। अब आइए यहाँ पे, हाँ, और हिंदू उत्तराधिकारी कानून की धारा 2 कहती है कि संथाल जाति पर एवं उनके वैवाहिक संबंधों पर यह एक्ट लागू नहीं होगा, यानी कि एसपीटी एक्ट 1949 इसमें लागू नहीं होगा। संथाल क्षेत्रों में लगान वसूली के लिए रेंट रेगुलेशन एक्ट 1886 भी लागू हुआ था। कुछ है जो यहाँ पे संथाल परगना भूधारण अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1949 जो है, इसके बारे में कुछ हम विशेष यहाँ पे एक शॉर्ट में देख लेते हैं। ये तो पूरा कंप्लीट करवाना अभी संभव नहीं है। तो यहाँ पे देखिए टोटल कुल 9 अध्याय हैं, ठीक है, और हर अध्याय में कितने कितने धारा हैं, कहाँ से कितने धारा से कितने धारा के बीच वर्णन किया गया है और उसका विषय वस्तु क्या है यहाँ पे दिया गया है। तो टोटल अध्याय इसमें 9 है। अगर धारा पूछेगा एसपीटी में धारा कितने हैं तो टोटल देखिए 72 धारा है, ठीक है, और सभी अध्याय में कौन कौन से विषय वस्तु हैं और किस विषय वस्तु की कहाँ से कहाँ तक धारा का लिमिटेशन है। तो 1 से 4 के बीच में अध्याय 1 में धारा 1 से 4 के बीच में प्रारंभिक नाम विस्तार एवं परिभाषा का वर्णन किया गया है। वहीं अध्याय 2 में धारा 5 से 11 के बीच ग्राम प्रधान और मूल रैयत का वर्णन किया गया। आप लोग एक बार स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन्हें नोट करना होगा वो नोट भी कर सकते हैं। अब आइए यहाँ से महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे स्टैटिक जीके में दे रहा हूँ संथाल परगना एक्ट से, संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम 1949 के तहत 45 यहाँ पे मैं स्टैटिक जीके आपको बताऊंगा और इसी में से कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। पूरा डिटेल में मैंने आपको 4 महीने पहले बोला था, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे मैं केवल 45 क्वेश्चन छांट करके इसमें दे रहा हूँ जिस चीज़ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। जो डिटेल में पढ़े हैं उनके लिए तो बहुत बढ़िया है, वो भी एक बार केवल फास्ट रिवीजन कर दे। देखिए ये स्टैटिक जीके देने का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जाम से 2 दिन पहले अगर आप पूरा देख लें इस तरह का स्टैटिक जीके, तो एक बार थ्रू आउट जो आप पूरा लाइफ पढ़े हैं वो आपका पूरा रिव्यू हो जाता है, ठीक है। तो जल्दी से आप कम समय में अच्छा से रिव्यू करके जा सकते हैं तुरंत, अगर आप डिटेल में पढ़े हुए हैं तो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि संथाल परगना काश्तकारी अनुपूरक उपबंध अधिनियम 1950 राज्य के किन जिलों में प्रभावी हैं? तो जिला याद रखिएगा, दुमका, पाकुड़, साहेबगंज, गोड्डा, जामताड़ा और देवघर। इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई एक कोई नाम दे देगा और फिर 4 अन्य नाम दे देगा, तो जैसे भी हो वैसे इसमें पूछ सकता है, तो ये पूरा आप लोग याद रखिएगा। दूसरे नंबर में ये एसपीटी एक्ट 1949 में, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 1950 यहाँ 1949 दोनों मैंने क्लियर कर दिया है। अभी 1950 में आंशिक संशोधन किया गया था 1949 वाले एक्ट में, ठीक है। यहाँ पे ये एसपीटी एक्ट 1949 में किसी खंड विशेष में संशोधन का अधिकार किसे दिया गया है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राज्य सरकार को इसके संशोधन का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन में, ये एसपीटी एक्ट के संदर्भ में आदिवासी का क्या तात्पर्य है? तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा धारा 4 के अनुसूची ख में नाम का दर्ज होना, यानी जो भी धारा 4 के अनुसूची ख में जिसका भी नाम दर्ज है उसको आदिवासी का तात्पर्य, उसमें आदिवासी का उसको दर्जा दिया जाएगा, उस जाति को। नेक्स्ट चौथा में, ये अगर कोई रैयत अपनी जोत को ऋण के रूप में हस्तांतरित करता है तो उसे ब्याज सहित मूलधन चुकता करने तक जोत पर अधिकार समाप्त हो जाता है। इस व्यवस्था में रैयत को किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ तो इसका आंसर हो जाएगा भुगत बंध रैयत।
नेक्स्ट पांचवा में आइए, एसपीटी एक्ट 1949 के अंतर्गत आने वाले वैसे ग्राम जिसमें न कोई मूल रैयत हो एवं न ही कोई ग्राम प्रमुख नियुक्त हुआ हो क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खास ग्राम। नेक्स्ट 6 नंबर में आइए, एसपीटी एक्ट के अंतर्गत ग्राम प्रमुख को किन नामों से संबंधित किया जाता है? यहाँ पे संबंधित नहीं होगा, यानी इसकी यहाँ पे संबोधित किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुस्तजीर या मांझी के नाम से। नेक्स्ट 7वां में आइए, खास ग्राम में ग्राम प्रमुख की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपायुक्त। नेक्स्ट आइए 8वां नंबर पे, बोरा की खास ग्राम में नियुक्त ग्राम प्रधान या सामान्य गांव में नव नियुक्त ग्राम प्रधान को जमींदार द्वारा जमाबंदी एवं खेवट खतियान की प्रति कितने दिनों में उपलब्ध कराना अनिवार्य होता है? तो इसका हो जाता है 3 महीने के भीतर। नेक्स्ट आइए 9 नंबर में, ग्राम प्रधान द्वारा मूल रैयत या रैयतों से वसूला गया जुर्माना किस मद में रखा जाता है? तो ये मद हो जाएगा प्रधान की पुरस्कार निधि में इसे रखा जाता है। नेक्स्ट 10वां नंबर में आइए, एसपीटी एक्ट किस धारा के तहत रैयत को भूमि के उपयोग संबंधी अधिकार प्राप्त है? तो इसका हो जाएगा एक्ट 19 के तहत, यानी कि धारा 19 के तहत। नेक्स्ट 11 नंबर में आइए, किस धारा के तहत रैयत को भूमि से बेदखल करने का अधिकार सिर्फ उपायुक्त को है? तो ये हो जाएगा धारा 14 के तहत, यानी कि 8-14 के तहत। नेक्स्ट 12 नंबर में आइए, किस धारा के तहत रैयत को अपनी जोत में मत्स्य पालन का अधिकार होगा? तो ये हो जाएगा धारा 16 के तहत। नेक्स्ट 13 में आइए, धारा 17 के अंतर्गत रैयत अपनी भूमि पर कोई भी वृक्ष या बांस उगा सकता है, परंतु इस नियम का अपवाद कौन सा वृक्ष है? तो ये अपवाद है महुआ, यानी महुआ उसे अपने मन से नहीं वो लगा सकता है। 14 नंबर में आइए, रैयत अपनी भूमि का प्रयोग स्वयं के लिए भवन निर्माण हेतु कर सकता है, किस धारा में यह प्रावधान किया गया है? तो ये धारा है 18। नेक्स्ट आइए 15 नंबर में, एसपीटी एक्ट के तहत वह न्यूनतम राशि क्या है जिससे कम राशि का लगान होने पर जोत का उप विभाजन प्रतिबंधित है? तो ये है 3 रुपया। नेक्स्ट है कि धारा 20 के तहत, धारा को ही 8 बोलते हैं, तो 8-20 के तहत किसी अनुमंडल में रैयती भूमि का पट्टा उपायुक्त की पूर्व अनुमति से किस काल अवधि के लिए किया जा सकता है? तो ये होता है 1 वर्ष के लिए ही किया जा सकता है उपायुक्त के बिना पूर्व अनुमति के। नेक्स्ट 17 में आइए, बोरा एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत रैयत अपने जमीन का विक्रय दान बंधक वसीयत या पट्टा के जरिए नहीं कर सकता है? तो इसमें हो जाएगा धारा 20 के तहत रैयत अपने जमीन का विक्रय दान बंधक वसीयत या पट्टा के जरिए नहीं कर सकता, इसमें प्रतिबंधित किया गया है धारा 20 के तहत। नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बोरा की एसपीटी एक्ट, यहाँ पे नेक्स्ट आइए 18 नंबर में, बोरा एसपीटी एक्ट 1949 में कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को भूमि हस्तांतरित कर सकता है, परंतु इस संदर्भ में भौगोलिक परिसीमा किस इकाई को रखा गया है? तो इसकी भौगोलिक सीमा अनुमंडल परगना या तालुका क्षेत्र में रखा गया है। यानी कोई आदिवासी रैयत किसी दूसरे आदिवासी रैयत को ही भूमि हस्तांतरित कर सकता है, लेकिन किस भौगोलिक क्षेत्र के अंतर्गत? तो अनुमंडल परगना या तालुका के ही अंतर्गत। 19 में आइए, धारा 21 के अंतर्गत गैर आदिवासी रैयत को अपने धान का खेत भूकत बंद, जो कि पहले बता चुका हूं, या पूर्ण भोग रखने का अधिकार किन शर्तों के साथ होता है? तो इसमें 4 शर्त होते हैं। तो यहाँ पे पहला शर्त है भूमि बंधक रखने वाले बैंक, यानी कि राज्य सरकार द्वारा चिन्हित कोई बैंक है तो, या फिर अनाज गोला को, यानी उपायुक्त द्वारा चिन्हित अनाज गोला में, और सोसाइटी को, यानी कि बिहार उड़ीसा सहकारी समिति अधिनियम 1935 के तहत जो निबंधित है उसमें, और संथाल परगना के किसी रैयत को। नेक्स्ट आइए 20 नंबर में, गैर आदिवासी रैयत भूमि को अधिकतम कितने वर्ष के लिए भूकत बंद बंधक रख सकते हैं? तो 6 वर्ष। तो अगर कोई गैर आदिवासी रैयत है तो वो अपनी भूमि को अधिकतम 6 वर्ष तक के लिए भूकत बंद बंधक रख सकते हैं। 21 नंबर में आइए, धारा 21 के अंतर्गत अगर गैर आदिवासी की जोत का भूकत बंद अवधि समाप्त होने के बावजूद भी अगर कोई बंद कदार जमीन से अधिकार नहीं छोड़ता तो उससे क्या दंड दिया जा सकता है? तो यहाँ पे 3 माह का जेल या फिर 500 रुपए का जुर्माना या फिर दोनों। नेक्स्ट आइए 22 नंबर में,
बोला धारा 22 के अंतर्गत कोई भी रैयत अपनी भूमि को किस परिस्थिति में अस्थायी रूप से ट्रस्ट को जोत कार्य के लिए हस्तांतरित कर सकता है। तो इसमें गांवों में अस्थायी अनुपस्थिति या फिर बीमारी या फिर शारीरिक अक्षमता, हल बैल का अभाव या क्षति या फिर स्त्री का विधवा होना, इस रूप में ही जोत कार्य के लिए वो हस्तांतरित कर सकता है। 23 नंबर में आइए, जब कोई रैयत जोत की बिक्री, दान या वसीयत के जरिए अगर हस्तांतरण होता है तो ऐसी स्थिति में जमींदार निबंधक शुल्क निर्धारित करता है। तो यहाँ पे हो जाएगा कि पहला वार्षिक लगान का 2% तक, या फिर दूसरा अधिकतम 50 रुपए तक, या फिर न्यूनतम मतलब अधिकतम 50 रुपए तक एवं न्यूनतम 50 पैसे तक, ये जमींदार निर्धारित इतना कर सकता है। नेक्स्ट आइए 24 में, बंजर भूमि या खाली भूमि की बंदोबस्ती एक पट्टा के माध्यम से किया जाएगा और इसका प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका प्रावधान धारा 27 में वर्णित है। 25 में, ये किसी ग्राम प्रमुख एवं जमींदार द्वारा बंजर भूमि में बंदोबस्ती करने हेतु किसकी मंजूरी अनिवार्य होती है? तो इसमें उपायुक्त की मंजूरी लेनी आवश्यक होती है। नेक्स्ट 26 में, ये बंजर भूमि के बंदोबस्ती से अगर किसी रैयत का आहित हुआ हो, मतलब रैयत का अहित हुआ हो यानी उसका कुछ बुरा हुआ हो, तो वह कितने समय अवधि के भीतर उपायुक्त के पास अपील कर सकता है? तो उसे 1 साल का समय मिलता है अपील करने के लिए, जिस रैयत जो पीड़ित रैयत है उसको। नेक्स्ट 27 में, यह बंजर भूमि बंदोबस्ती को कितने वर्षों तक कृषि भूमि पर नहीं बदलने पर बंदोबस्ती रद्द माना जाएगा? तो 5 वर्ष के भीतर अगर वो कृषि भूमि पर नहीं बदलते हैं तो उसे बंदोबस्ती उसका रद्द कर दिया जाएगा 5 वर्ष के अंदर अगर नहीं करते हैं तो। नेक्स्ट है ये 28 नंबर पे, बोला किसी ग्राम में चिन्हित वो कौन सी भूमि है जो खाली जोत होने के बावजूद बंजर या खाली भूमि की श्रेणी में नहीं आता? तो ये है जाहिर थान एवं शमशान या कब्रिस्तान भूमि। 29 में, यह किसी जमींदार या भूस्वामी द्वारा जमीन पर विकसित जलाशय केंद्रों के उपयोग पर कर की दर निर्धारित है। तो ये है कि नहीं है? तो इसका दर कोई निर्धारित नहीं है। नेक्स्ट आई 30 नंबर में, किस धारा के तहत ग्राम के प्रत्येक रैयत को वन भूमि एवं चरागाह भूमि पर मवेशी चराने का अधिकार होगा? तो ये धारा 31 के तहत इसका अधिकार होगा। नेक्स्ट 31 में, यह धारा 38 के अंतर्गत कुल ग्राम भूमि में कितना प्रतिशत हिस्सा चारा भूमि के लिए आवंटित होना आवश्यक है? तो इसमें गांव के कुल रकबा का 5% ये होना चाहिए। नेक्स्ट है 32 नंबर में, किसी पहाड़िया गांव के बंजर भूमि का बंदोबस्त गैर पहाड़िया जनजाति के व्यक्ति के साथ नहीं की जा सकती। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान यहाँ पे अनुच्छेद बोल रहा है जबकि यहाँ पे धारा होगा, ठीक है। तो यह प्रावधान धारा 41 में है। नेक्स्ट है ये 33 नंबर में, 33 में बोल रहा है कि एसपीटी एक्ट के किस धारा के तहत प्रावधान है कि जमींदार ग्राम प्रमुख या मूल रैयत वस्तु के रूप में लगान स्वीकार नहीं करेगा? तो इसका वर्णन धारा 43 में किया गया है। नेक्स्ट है ये 34 में, धारा 48 के अंतर्गत लगान की रसीदों एवं लेख से जुड़ा रिकॉर्ड किस अधिकारी के कार्यालय में रहना अनिवार्य रहेगा? तो ये हो जाएगा अनुमंडल अधिकारी के कार्यालय में, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ये 35 नंबर में, उपायुक्त जो है वो किन परिस्थितियों में बंदोबस्त भूमि पर लगान की कटौती कर सकता है? तो ऐसी 3 परिस्थितियां हैं जिसमें उपायुक्त जो है वो लगान में कटौती कर सकता है। पहला है कि जोत में बालू पड़ने या उपज घटने या अस्थायी उपज घटने पर। दूसरा है मांग के 6 महीने के भीतर सिंचाई सुविधा न मिलने पर। तीसरा है खाद्यान्न मूल्य में अस्थायी तीव्र गिरावट आने पर। 36 में आइए, एसपीटी एक्ट की धारा 52 के तहत जमींदार या उसका एजेंट बंदोबस्ती लगान के अलावे अतिरिक्त लगान की वसूली करे तो उसके लिए क्या दंड का प्रावधान है? तो 6 महीने जेल या फिर 500 रुपये जुर्माना या फिर दोनों। 37 नंबर में ये बोला कि धारा 53 के अंतर्गत किसी भी जमींदार को किन प्रयोजनों से उपायुक्त के पास आवेदन देकर भूमि अधिग्रहण का अधिकार होगा? तो इसमें जमींदार जो है क्या कर सकते हैं, कौन सा आयोजन दे सकते हैं? तो धर्म, शिक्षा, सिंचाई, राष्ट्रीय नीति या भूमि पर सामूहिक स्वामित्व के प्रयोजनों के लिए जमींदार जो है वो उपायुक्त के पास आवेदन देकर भूमि का अधिग्रहण करने का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये 38 नंबर में, 38 में बोला कि धारा 55 के अंतर्गत लगान की वसूली के लिए रैयतों के विरुद्ध किस समय सीमा के भीतर अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे? तो यहाँ पे 6 महीने दिया गया है, 6 महीने के समय सीमा के भीतर कोई अन्य मुकदमे दर्ज नहीं होंगे।
नेक्स्ट है 39 में, धारा 57 के अंतर्गत अगर बंदोबस्ती से जुड़ा आदेश उप समाहर्ता द्वारा निर्गत किया गया हो तो कोई रैयत इसके विरुद्ध आवेदन कहाँ प्रस्तुत करेगा? तो वो करेगा एसडीओ के पास। नेक्स्ट आइए 40 नंबर में, एसपीटी एक्ट के किस धारा में प्रावधान है कि उपायुक्त अपने द्वारा निर्गत किए गए आदेश का पुनर्वालोकन कर सकता है? तो ये हो जाएगा धारा 60 के तहत। अगर धारा 60 के तहत क्या प्रावधान है कि उपायुक्त अगर कोई अपना आदेश दे दिया है तो उसका भी फिर से अपने आदेश को वो पुनर्विचार कर सकता है। 41 में, ये एसपीटी एक्ट के किस धारा में प्रावधान है कि युक्ति द्वारा निर्गत आदेश को परिवर्तित करने या रद्द करने के लिए न्यायपालिका में कोई वाद दर्ज नहीं हो सकता? तो इसमें इसका धारा 63 में इसका वर्णन किया गया है। 42 में, ये एसपीटी एक्ट के धारा 65 क के तहत राज्य सरकार किस काल अवधि तक का लगान एक मुश्त वसूल सकता है? तो ये 10 वर्ष तक के काल अवधि का लगान जो है वो राज्य सरकार एक मुश्त वसूल सकता है। नेक्स्ट 43 में, ये उपायुक्त द्वारा जारी किए गए आदेश को उपायुक्त कार्यालय या नियुक्त न्यायाधिकरण के पास आदेश निर्गमन की तारीख के कितने दिनों के भीतर किए गए अपील स्वीकार्य होंगे? तो 90 दिनों के भीतर ये अपील स्वीकार्य होंगे। नेक्स्ट आइए 44 नंबर में, बोला कि जमींदार अगर किसी रैयत ग्राम में बांध, आहर, जलाशय की मरम्मत या रख रखाव नहीं करता तो उसके ऊपर कितना अर्थदंड भारित होगा? तो ये होगा 200 रुपये जुर्माना तथा अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक रूप से उसको फिर जुर्माना वसूला जाएगा। नेक्स्ट है ये 45 नंबर में, एसपीटी एक्ट की धारा 67 के अंतर्गत 67 के अंतर्गत अगर ग्राम रैयत चारागाह भूमि का अतिक्रमण करता है तो वैसी स्थिति में रैयत के ऊपर कितना अर्थदंड आधारोपित होगा? तो ये 200 रुपये जुर्माना या अपराध की निरंतरता की स्थिति में 5 रुपये दैनिक अर्थदंड अधिरोपित होगा। तो यहाँ पे जो मैं एसपीटी एक्ट से आपको 45 क्वेश्चन बताया है, इसी 45 क्वेश्चन में से कोई क्वेश्चन इसकी आने की संभावना है। तो ये 45 क्वेश्चन जो है आप लोग 2-3 बार रिपीट कर लें तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो लगता है इंपॉर्टेंट है तो आप लोग नोट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे आप लोग को जो मैंने यहाँ पे विभिन्न टेक्निकल टर्म जो बताया है वो भी आप लोग एक बार देख सकते हैं ताकि आगे जा कर के आपको कोई दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे मैंने देख लीजिए, यहाँ पे मैं झारखंड भूमि संबंधी कानून में पहला कंप्लीट कर दिया हूँ क्विक रिवीजन, दूसरा भी क्विक रिवीजन कंप्लीट हो चुका है। ये दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जा कर के जो भी अगर नहीं देखोगे तो जा कर के देख लें। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट हो गया है। कल ये दोनों टॉपिक मैं क्लियर कर दूंगा। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल तक पहुंच सके। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।